हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीआरएक्स के फार्मेसी में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट पार्ट सेकंड। पार्ट वन कवर कर चुका था, पार्ट सेकंड में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। हम लोगों ने, जैसा कि आप लोग याद होगा, पार्ट वन में क्या क्या पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे, डिफिनीशन पढ़े थे, उसकी होम्योस्टेसिस पढ़े थे और कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम ये सब पढ़े थे। आज पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ सेलुलर इंजरी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉजेज ऑफ सेल इंजरी मतलब इटियोलॉजी, यानी द कॉजुअल फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर टेंशन आर इंक्लूडेड इन द इटियोलॉजी ऑफ डिजीज। मतलब वो फैक्टर जिसकी वजह से हमें टेंशन मिलता है या उसके डिजीज से रिलेटेड हम इटियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं इटियोलॉजी या कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। तो कॉज ऑफ सेल इंजरी को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है जेनेटिक कॉज, जो हमारे जीन में चेंजेस की वजह से होता है, क्रोमोसोम में चेंजेस की वजह से होता है, और एक होता है एक्वायर्ड का, जो हम लोग एडाप्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ जेनेटिक कॉज के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से हमारे सेल इंजरी होती है जेनेटिक कॉज की वजह से। कौन कौन से हैं देखिए, डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है, साइटोजेनिक डिफेक्ट होता है जिसे कैरियोटिपिक भी बोलते हैं। ओके, तीसरा है सिंगल जीन डिफेक्ट जिसे मेंडेलियन सिंड्रोम बोलते हैं, बहुत सारे मेंडेलियन सिंड्रोम हम लोग पढ़े हुए हैं। चौथा सिकल सेल एनीमिया, और पांचवा है स्टोर डिजीज जिसे बोलते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, और छठवा हमारा डिसऑर्डर विथ मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस। तो ये सब जेनेटिक कॉज के एग्जांपल आप लोग को याद रहने चाहिए और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिफिनेशन हम लोग कवर कर लेते हैं। तो पहला डेवलपमेंटल डिफेक्ट। डेवलपमेंटल डिफेक्ट क्या होता है? ये होते हैं ग्रुप ऑफ एबनॉर्मलिटी, मतलब इसमें जो एबनॉर्मलिटी होती है, ढेर सारी एबनॉर्मलिटी एक साथ हो जाती है फोटल लाइफ में, और इसकी वजह से जो उसकी मॉर्फोजेनेसिस होती है, उसकी जो बनावट होती है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है, एरर हो जाता है। ओके, और इससे कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल एनोमलीज, मतलब ऐसी साइंस जिसमें हम इस डिफेक्टिव डेवलपमेंट एनोमलीज को पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं टेरेटोलॉजी। आप लोग याद रखिए टेरेटोलॉजी क्या होता है, एक ये सब एमसीक्यू में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और सर्टेन केमिकल ड्रग फिजिकल्स बायोलॉजिकल एजेंट आर नोन टू इंड्यूस सच बर्थ डिफेक्ट आर कॉल्ड टेट्रागोन्स। मतलब ये जो कुछ केमिकल एजेंट, ड्रग, फिजिकल, बायोलॉजिकल एजेंट जो है ये सब इंड्यूस करते हैं बर्थ के समय इस डिफेक्ट को, इसको बोलते हैं टेट्रागोन्स। क्या बोलते हैं? टेट्रागोन्स, ट्रेटोगन्स, सॉरी ट्रेटोगन्स बोलते हैं। ओके, याद रहना चाहिए ट्रेटोगन्स, ट्रेटोलॉजी। आगे द मॉर्फोलॉजी abnormality or defect in an organ or anatomic region of body so produced called malformation। भाई जो मॉर्फोजेनिक एबनॉर्मलिटी आती है, जो डिफेक्ट होता है ऑर्गन में, उन सबको क्या बोलते हैं? एक वर्ड में हम मालफॉर्मेशन बोलते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस में हम लोग कवर करेंगे, इंट्रायूट्राइन डेथ के बारे में पढ़ते हैं, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शनल डिफेक्ट और मालफॉर्मेशन के बारे में इसके पढ़ते हैं। कुछ क्लासिफिकेशन है डेवलपमेंटल डिफेक्ट की, देख लीजिए। एक होता है एजेनेसिस। एजेनेसिस में कुछ नहीं होता है, इसमें होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन होता है पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल यूनिलैटरल और बाइलैटरल एजेनेसिस ऑफ किडनी, जैसे किडनी में पूरा पूरा एक की किडनी गायब हो जाएगा, दोनों किडनी गायब, ये सब हो जाती है एजेनेसिस। एप्लेसिया क्या होता है? द एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन विथ प्रेजेंस ऑफ रूडिमेंट और एनालॉग। मतलब इसमें हो जाए, एग्जांपल देखिए, एप्लेसिया ऑफ लंग, जैसे लंग के केस में देखिए जो इसकी ब्रोंकस होती हैं वो रूडिमेंट्री हो जाती है, मतलब जो हमारे फंक्शनल का नहीं होती हैं। ओके, ये होता है एप्लेसिया। हाइपोप्लेसिया क्या होता है? इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन, जो ऑर्गन होगा डेवलप तो होगा लेकिन पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा। ओके, जैसे आप लोग एग्जांपल देख लीजिए, माइक्रोग्लोसिया। एट्रिसिया क्या होता है? रिफर टू इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ ल्यूमेन इन हॉलो विस्कस, जो ल्यूमेन बनेगा विस्कस मेम्ब्रेन के अंदर, वो कैसा होगा? इनकम्प्लीट बनेगा, पूरी तरीके से नहीं। जैसे एग्जांपल ओसोफेगियल एट्रेसिया। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्टोपिया। एक्टो जहां लग जाए मतलब पोजीशन का चेंज, जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा वो चीज, यानी रिफर टू एबनॉर्मल लोकेशन ऑफ टिश्यू, यानी जो इसमें जो लोकेशन होता है एबनॉर्मल हो जाता है, अलग अलग जगह पे चेंज हो जाता है। जैसे पेनक्रियाटिक हेट्रोट्रोपिया इन वॉल ऑफ स्टोमक, ये एग्जांपल है।
उसके बाद हमारा डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया, डिफेक्टिव डेवलपमेंटल ऑफ सेल एंड टिश्यू रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल और प्रिमिटिव हिस्टोजेनिक स्ट्रक्चर, जैसे एग्जांपल आप रीनल डिस्प्लेसिया का केस डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया में देख सकते हैं। तो यह क्लासिफिकेशन एजेनेसिया, एप्लेसिया, हाइपोप्लेसिया, एट्रिसिया, एक्टोपिया या डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया, इसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। उसके तुम्हारा डेवलपमेंटल डिफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स के नाम याद रख लीजिए आप लोग। एनेनसिफेली स्पिना बिफिडिया कॉम्प्लेक्स, सेकेंड है हमारा थाइलिडोमाइड मलफॉर्मेशन, तीसरा है फोर्टल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, चौथा है फोर्टल एल्कोहल सिंड्रोम, पांचवा टॉर्क कॉम्प्लेक्स, छठवा कंजेनाइटल सिफिलिस। और नेक्स्ट हमारा साइटोजेनिक डिफेक्ट। साइटोजेनिक डिफेक्ट क्या है? इसमें जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं उनके अंदर डिस्टर्बेंस है। जैसे हमारे अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं? 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं। 23 पेयर क्रोमोजोम में कितने ऑटोसोम्स होते हैं? 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और दो हमारे सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, डिसाइड करते हैं मेल होगा कि फीमेल होगा। अब एबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोजोम विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। क्रोमोजोम के एबनॉर्मलिटी अकॉर्डिंग हमेशा दो भागों में बांटते हैं, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी क्या है? जैसे पॉलीपोलॉइडी, एनिपोलॉइडी। पॉलीपोलॉइडी क्या होता है? इंक्रीज होल सेट ऑफ क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम होता है उसकी पूरी पूरी सेट एक एक्स्ट्रा आ जाती है। एनिपोलॉइडी क्या होता है? गेन, या तो गेन हो जाएगा या तो लॉस ऑफ क्रोमोजोम का लॉस हो जाता है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी डिलीशन, जैसे आप लोग क्राई डू चैट सिंड्रोम सुने होंगे, जो बच्चा होता है जब रोएगा तो बिल्ली की जैसी आवाज रोएगा। इसमें क्या हो जाता है? डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म क्रोमोजोम एट 5, जो क्रोमोजोम पांचवा होता है उसका एक छोटा सा आर्म डिलीट हो जाता है। इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं बिल्ली जैसे होते हैं, इसको बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन में रीअरेंजमेंट इन्वॉल्विंग ब्रेक ऑफ सिंगल क्रोमोजोम एट 2 पॉइंट। इनमें क्या होता है? 2 पॉइंट में जो क्रोमोजोम होते हैं ब्रेक हो जाएगा, उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। रिंग क्रोमोजोम क्या होता है? फॉर्म बाय ए ब्रेक एट बोथ टीलोमियर, जो दोनों टीलोमियर होते हैं दोनों जगह में टूट जाएगा क्रोमोजोम में, इसे रिंग क्रोमोजोम कहते हैं। तो सिंपल सा साइटोजेनिक डिफेक्ट क्लियर। अगर कुछ क्लिनिकल फीचर्स है ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है उसे कुछ क्लिनिकल फीचर से रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और एक होता है टर्नर सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है मेल फीमेल दोनों में होती है, क्लाइनफिल्टर मेल में होता है, टर्नर सिंड्रोम ओनली फीमेल में होता है। डाउन सिंड्रोम इसमें क्या होता है? ट्राइसोमी एट 21st, यानी 21st पोजीशन पे जो क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। इसको सबसे पहले खोजा था लैंगडन डाउन ने 1866 में, उन्हीं के नाम पे पड़ा डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या टंग हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है, माउथ हमेशा ओपन रहेगा, पार्सली ओपन, मेंटल रिटार्डेशन, इसके दिमाग भी कमजोर हो जाते हैं ऐसे ऐसे मतलब सिंड्रोम में। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोसोम की, यानी हो जाता है 47, बोले तो XXY कैरियोटाइप हो जाता है। इसमें जो मेल होता है उसके अंदर फेमिनाइन डेवलपमेंट, मतलब फीमेल के कैरेक्टर आने लगते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, जो मेल होता है उसके अंदर फीमेल के जैसे ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगा। इसका एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। ऐसे जो मेल होते हैं स्टेराइल होते हैं, मतलब ये बच्चा नहीं पैदा कर सकते। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम जो होता है एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम, इसमें एक क्रोमोसोम की पूरी पूरी कमी हो जाती है, इसे मोनोसोमी बोलते हैं, 45 एक्सोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी फीमेल भी स्टेराइल होती है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, इनकी ओवरी रुडिमेंट्री हो जाती है, काम नहीं करती हैं, इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की भी कमी पड़ जाती है। ओके, तो ये आप देख लीजिए थोड़े से फिगर है डाउन सिंड्रोम के बच्चों को, देखिए पार्सली ओपन माउथ हो जाता है, फॉरवर्ड टंग हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ये जो मेल है क्लाइनफिल्टर का सिंड्रोम, इसके अंदर गायनेकोमेस्टिया फीमेल के जैसा ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है। ओके, और ये फीमेल है, इनके अंदर वेब नेक हो जाता है, स्मॉल साइज ब्रेस्ट की साइज स्मॉल हो जाती है। ओके, ये सब टर्नर सिंड्रोम के कैरेक्टर्स है। आगे सिंगल जीन डिफेक्ट क्या होता है? मेंडेलियन सिंड्रोम, डिफेक्ट ड्यू टू ए सिंगल जीन फॉलो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड आर नोन एज मेंडेलियन सिंड्रोम। ओके, कह रहा है मतलब किसी एक जीन में मेंडेलियन पैटर्न इनहेरिटेंस का जो डिफेक्ट आता है उसे बोलते हैं मेंडेलियन सिंड्रोम। जैसे कहते हैं म्यूटेशन, टर्म म्यूटेशन इज अप्लाइड टू परमानेंट चेंज इन डीएनए ऑफ द सेल, मतलब हमारे जो सेल में डीएनए होता है उसके डीएनए के अंदर जो हमारे चेंजेस हो जाते हैं, म्यूटेशन सबसे खतरनाक म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन की वजह से पूरा पूरा डीएनए चेंज हो जाता है, और डीएनए चेंज की वजह से हमारी पूरी की पूरी प्रोजनी ही चेंज हो जाती है, पूरे दूसरे टाइप के बच्चे पैदा होने लगते हैं। तो ये है हमारा म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया
बहुत फेमस डिजीज है। इसमें आरबीसी से रिलेटेड हम डिसऑर्डर पर मतलब इसमें आरबीसी का शेप चेंज होता है पढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो होती है ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है और पेरेंट से बच्चों में जाता है, और इसमें जो पेरेंट होते हैं वो बोथ पेरेंट इस जीन के लिए कैरियर होते हैं सिकल सेल एनीमिया के। और जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है सिकल सेल एनीमिया में, उसका जो जीन होता है वो होमोजाइगस हो जाता है एचबीएस, तब उसे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। यानी इसमें होता क्या, डिफेक्ट कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, मतलब इसमें जो होता है ग्लूटामिक एसिड चेंज होके वैलिन आ जाता है 6 पोजीशन पे रिप्लेस हो जाता है, यानी मतलब गैग की जगह गुग हो जाता है। द शेप ऑफ आरबीसी चेंज टू बाइकॉन्केव टू सिकल लाइक, जिसमें आरबीसी का शेप नॉर्मल बाइकॉन्केव तो होता है लेकिन चेंज होके सिकल के जैसा हो जाता है, हसिया के जैसे हो जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टोरेज डिजीज को बोलते हैं इनबार एरर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से जीन में चेंज हो जाते हैं, इसकी वजह से क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे में डिस्टर्बेंस होता है। नेक्स्ट, डिसऑर्डर विथ मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, दीज डिसऑर्डर्स जैसे क्लेफ्ट लिफ्ट हो जाना, डायबिटीज हो जाना, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आई, स्किन कलर, हाइट, इंटेलिजेंसी इज आल्सो वेरी इन नॉर्मल इंडिविजुअल, ये सब भी डिस्टर्ब हो जाता है मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है, हमने जेनेटिक पढ़ लिया, अब एक्वायर्ड काल में क्या क्या हमारे पढ़ने वाले हैं, हाइपोक्सिया जैसे इस्केमिया क्या होता है, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट, एजिंग क्या होता है, साइकोजेनिक डिजीज क्या होता है, एट्रोजेनिक फैक्टर क्या होता है, और आइडियोपैथिक डिजीज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है उसको नाम ही पड़ा हाइपोक्सिया। इसकी वजह से हमारा जो होता है सेल इंजरी हो जाती है। हाइपोक्सिया कैसे कैसे हो सकता है देख रहे हैं, जब हमारे बॉडी में रिड्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड सेल होती है तो हो जाता है हाइपोक्सिया, इसको बोलते हैं इस्कीमिया। ओके, दूसरा है हाउएवर हाइपोक्सिया में रिजल्ट फ्रॉम अदर कॉजेज एज वेल, जैसे डिसऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग आरबीसी, जो आरबीसी ब्लड को ले जा रही है, ऑक्सीजन को ले जा रही है, उसमें जब डिसऑर्डर हो जाता है तब भी हाइपोक्सिया का केस देखने को मिलता है। जैसे हमारा एनीमिया के केस में हाइपोक्सिया हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग केस में हाइपोक्सिया हो जाता है, हार्ट डिजीज के केस में हाइपोक्सिया हो जाता है, लंग डिजीज में, इन सब के केस में हाइपोक्सिया देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिजिकल एजेंट क्या होता है, फिजिकल एजेंट इन कॉजेशन ऑफ डिजीज आर अंडर, इसमें क्या होता है, हम मैकेनिकल ट्रॉमा जिसमें रोड एक्सीडेंट हो जाता है, थर्मल ट्रॉमा बाय हीट एंड कोल्ड की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट आयोनाइजिंग और रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारे फिजिकल एजेंट होते हैं जो हमारे एक्वायर्ड सेल इंजरी करवाते हैं। ओके, केमिकल एंड ड्रग्स की वजह से भी हमारा सेल इंजरी होता है, जैसे केमिकल पॉइजन सच एज साइनाइड, आर्सेनिक, मर्करी, इन सब की वजह से, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली की वजह से, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट की वजह से भी चेंज हो जाते हैं सेल इंजरी, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड की वजह से, ऑक्सीजन एट हाई कंसंट्रेशन पे यूज करने से सेल इंजरी हो जाता है, हाइपरटोनिक ग्लूकोज एंड साल्ट की वजह से सेल इंजरी हो जाता है, सोशल एजेंट एज सच एज एल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग की वजह से तो हमारा एक्वायर्ड सेल इंजरी होती है, और थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग से हमारा सेल इंजरी हो जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोबियल एजेंट, इंजरी बाय माइक्रोब्स इंक्लूड इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इसमें क्या था, बैक्टीरिया, रिकेसिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ एंड अदर पैरासाइट की वजह से जब सेल इंजरी होता है इसे बोलते हैं माइक्रोबियल सेल इंजरी। क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोबियल एजेंट। ओके, तीसरा नेक्स्ट हमारा इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल नाम ही बता रहा है, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड जब प्रॉब्लम होगी तो हमारा इम्यूनोलॉजिकल एजेंट कहलाएंगे। जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब ज्यादा होने लगती है तो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट तो प्रॉब्लम होती है एक्वायर्ड सेल इंजरी में, एनालिप्टिक रिएक्शन की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी ये सारे इफेक्ट डालते हैं एक्वायर्ड सेल इंजरी पे। न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट से भी हो जाता है, जैसे हम लोग कभी कभी ढंग एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट ले लेते हैं या न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तब भी हमारे सेल इंजरी हो जाता है। जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज में बी ड्यू टू ओवरऑल डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, जब पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है, यानी जब हम स्टारवेशन में होते हैं या प्रोटीन कैलोरी कमी होती है, जैसे
मरासमस के केस में, क्वाशरकोर के केस में इन सब में पूरी प्रोटीन कमी हो जाती है, कभी कभी मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो एनीमिया हो जाता है। तो इन सब के केस में हमारा न्यूट्रिशनल डिअरेंजमेंट हो जाता है और हमारा एक्वायर्ड सेल इंजरी हो जाता है। न्यूट्रिशनल एक्सेस इन प्रॉब्लम एफ्लुएंट सोसाइटी रिजल्ट इन ओबेसिटी, ज़्यादा में ले ले तो ओबेसिटी हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, हार्ट डिजीज प्रॉब्लम आ जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, एनीमिया, मरासमस, और ये सब भी हो जाता है न्यूट्रिशनल डी अरेंजमेंट में। ओके, उसके नेक्स्ट हमारा एजिंग। एजिंग क्या होता है? इम्पेयर्ड एबिलिटी ऑफ सेल। इसमें जो होता है सेल की एबिलिटी ढंग से नहीं हो पाती है, ये अच्छे से नहीं वर्क करती है, अल्टीमेटली लीड टू सेल डेथ, और क्या हो जाती है? सेल की डेथ हो जाती है, जैसे इनएबिलिटी टू रिपेयर सेलुलर एजिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा साइकोजेनिक डिजीज। इसमें क्या होता है? डिप्रेशन या सीजोफ्रेनिया, सब आगे डिसऑर्डर हम लोग पढ़ने वाले अच्छे से। इसमें के एग्जांपल जैसे ड्रग एडिक्शन का केस में साइकोजेनिक डिजीज होती है, एल्कोहलिज्म के केस में, स्मोकिंग रिजल्ट इन लीवर डैमेज के केस में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर एक्सेट्रा। इसके बाद हमारा एट्रोजेनिक कॉजेज, एरर ड्यू टू फिजिशियन, जो फिजिशियन की वजह से जो एरर होता है उसे एट्रोजेनिक कॉजेज कहते हैं, जैसे अनवांटेड प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा आइडियोपैथिक डिजीज, डिजीज या डिसऑर्डर ड्यू टू अननोन काज। ऐसी डिजीज डिसऑर्डर जो अननोन काज की वजह से होता है उसे आइडियोपैथिक डिजीज कहते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया और डायबिटीज। तो ये सब होते हैं हमारे आइडियोपैथिक डिजीज में। तो इस तरीके से हमारा पार्ट सेकंड कवर हुआ कॉजेज ऑफ सेल इंजरी में। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।